राजनीति में गढ़ किसी नेता का नहीं या फिर किसी पार्टी का नहीं होता। प्रशांत किशोर ये बात लगातार कहते आ रहे थे और परिणामों में वो दिखा कि किस तरीके से जनता ने अपने गढ़ को चुना और उस गढ़ में कौन सा नेता जीतेगा ये जनता ने तय किया। लेकिन इस गढ़ को किस तरीके से प्रशांत किशोर ने ढा दिया या फिर हम ये कहें कि भाजपा ने वो क्या गलतियां की, क्या कार्यकर्ता बहुत ज्यादा नाराज थे और नाराजगी का देन रहा कि प्रशांत किशोर एक बड़ा चुनाव जीत गए। लेकिन उस नाराजगी ने किस तरीके से प्रशांत किशोर की जीत की पटकथा लिखी है। भाजपा कार्यकर्ता किस तरीके से ग्राउंड पे निगेटिव पब्लिसिटी कर रहे थे खुद भाजपा की, ये सब कहानी अब निकलकर सामने आ रही है और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर जनसुराज के लिए भाजपा के कार्यकर्ता, नाराज कार्यकर्ता कैसे फायदेमंद साबित हो गए। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्सर है। सर, पूरी कहानी तो अब धीरे धीरे खुल के आ ही रही है सामने। नाराजगी इतनी बड़ी हो जाएगी और इतनी बड़ी नाराजगी का देन होगा कि 19,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर जीत जाएंगे वहां पे जो एक गढ़ है। और गढ़ तो अब प्रशांत किशोर ने कह दिया कि जनता का होता है, नेता का नहीं होता। देखिए, बिल्कुल गढ़ तो जनता का ही होता है, लेकिन राजनीतिक शब्दावलियों में अगर बार बार कोई एक समीकरण या कोई एक नेता बार बार जीतते रहता है तो उसको गढ़ माना जाता है। राजनीति के गलियारों में ऐसा माना जाता है, लेकिन उस गढ़ को प्रशांत किशोर ने बहुत ही जोरदार और धमाकेदार तरीके से ढा दिया है। तो देखिए, गढ़ अगर ढाता है तो बाहरी सैनिकों की भूमिका से ज़्यादा जो अपने जो सैनिक होते हैं उनकी भूमिका रहती है। जो गढ़ होता है वो अपनों की जो वफादारी कमती है तभी होता है, और ऐसा हुआ भी। अ, इस बार जो बीजेपी के अंदर जो नाराजगी रही, जो अलग अलग खेमेबाजी रही, और वो शुरुआती दौर से ही रही। जब से अभिषेक बंटी का नामांकन की घोषणा हुई उसी दौर से वो रही, और उस बात को केंद्रीय नेतृत्व इसलिए डिकोड नहीं कर पाई क्योंकि जो खेमेबाजी थी उसी खेमेबाजी का एक हिस्सा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उनका बनना। जी। देखिए, अगर जब भी हम पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो वो सिर्फ अमित शाह या नरेंद्र मोदी होते हैं, क्योंकि आज भी बिहार के जो नेता हैं वो नितिन नवीन को केंद्रीय नेतृत्व नहीं मानते। तो और उनके उनके खिलाफ, और उनके ही खिलाफ नहीं, आपस में भी बीजेपी के अंदर कई खेमेबाजी है और हर का हर किसी से एक नाराजगी है। तो जो जो दो नेता हैं, अमित शाह है और नरेंद्र मोदी हैं, ये लोग इस बात को डिकोड नहीं कर पाए। सबसे बड़ी बात ये रही कि बीजेपी जैसे चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता रहा, और चुनाव मतदान के बाद भी जब दिल्ली से पूछा जा रहा है कि क्या रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट है, यहाँ से यही बताया जा रहा था कि सब कुछ बढ़िया है, हम लोग जीत रहे हैं। यानी ऊपर के जो शीर्ष में बैठे नेता को अंत अंत तक ये बात नहीं बताई गई कि जमीनी हकीकत क्या है। तो इसका कारण ये है कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनके खिलाफ या उनकी सीट का नकारात्मक रिपोर्ट कौन बिहार का, कौन खेमा, कौन नेताओं तक पहुंचाए। तो यही एक बड़ी बात हुई, इसलिए शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा गुमराह रहा। दूसरी बात यह है कि जो खेमेबाजी रही उसका असर कार्यकर्ताओं पे पड़ा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक मनोबल भी टूटा, और खबर तो यहाँ तक है कि बीजेपी हो या जदयू हो, यानी जो एनडीए है, उनके कुछ नेता अपने अपने वर्कर्स को भी जन सुराज को सौंपे ताकि वो जन सुराज से कोऑर्डिनेट कर करके जो वोट ट्रांसफर का काम हो करें। और ऐसा कोई एक नेता के बारे में नहीं है, ऐसे एनडीए के भी नेता हैं, ऐसे आरजेडी के भी नेता हैं, ऐसे ऐसे नेता जो है अल्पसंख्यक समाज के हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं। तो सब कुछ है, मुस्लिम भी हैं और यादव नेता भी हैं। यादव नेताओं के द्वारा भी वर्कर्स हैं, जो कि वो उनका जो वोट है, हर बार बीजेपी को यहाँ यादव वोट मिलता था। इस बार भी ये तय किया गया कि बीजेपी को के हिस्से का भी यादव वोट जनसुराज को मिले। तो ये दरअसल जो प्रशांत की जीत में जो जनसुराज है, जो संघर्ष वाहिनी है, उनकी आपको जो मेहनत दिख रही है, उसके अतिरिक्त एक अदृश्य ताकत भी थी, एक अदृश्य ग्रुप था जो मेहनत कर रहा था, वो था अलग अलग नेताओं के समर्पित कार्यकर्ता। तो ये कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा रही है, और बीजेपी में जो अभी मंथन चल रहा है वो इसी बात का मंथन चल रहा है। दिल्ली में नीतीश कुमार मिल रहे हैं प्रधानमंत्री से, सम्राट चौधरी ने आज मीटिंग की। बिल्कुल, देखिए, नीतीश कुमार की बात ये है कि निशांत कुमार गए प्रचार में, फिर भी कुर्मी समाज एक तरफा, मतलब 5-7% से अधिक कुर्मी समाज बीजेपी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है, और इसको आप एक तरफा ही मानेंगे, वो जन स्वराज को गया है। तो ये भी बिल्कुल नाराजगी दिखती है। नाराजगी दिखती है कि हर जाति से, हर खेमे से, हर वर्ग के लोग, चाहे जो
बांकीपुर के स्लम एरिया के लोग हों या बांकीपुर के रिहायशी इलाकों के लोग हों, घर वाले हों या अपार्टमेंट वाले लोग हों, हर खेमे का जो वोट है, हर जगह का वोट यहाँ पे गया है। तो इसकी जो इसका जो मंथन वो चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, बीजेपी के लिए 2 टास्क है। एक टास्क ये है कि जो खेमेबाजी है उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हैं। जिस तरीके से मनमाने तरीके से किसी को अध्यक्ष बनाना, किसी को सीएम बनाना, किसी को कैंडिडेट बता देना, और ये जो बड़े पैमाने पे हो रहा है बिहार और बिहार के बाहर भी हो रहा है, उसको लेकर के एक नाराजगी है। और वो जितना हो चुका, अब अब कितना स्पेस बीजेपी के पास बचा है कि जो जो प्रभावशाली नेता, जो मेहनती नेता, जिनका प्रभाव बिहार में बीजेपी के नीचे है, जमीन पे है, उन वो अगर उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको कैसे हैंडल करें। क्योंकि अनुशासन के बल पे अगर अनुशासन के डर से डरना होता तो कम से कम इस चुनाव में वो लोग इस तरह की भूमिका में नहीं होते। तो अब देखने वाली बात है कि अपने लोगों के दिलों को कैसे जीतते हैं। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि एक रैली होती है, उसके दबाव में आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे सकते हैं, तो उससे ज़्यादा एक घर के अपने लोग हैं जो एक तरीके से अघोषित धरना ही है, वो भी एक संकट है। एक चुनौती बीजेपी के लिए ये हुआ। दूसरी चुनौती है कि बीजेपी जदयू को कैसे हैंडल करे, क्योंकि अब तक तो बहुत आसान था। संजय झा, ललन सिंह के जरिए निशांत कुमार हैंडल हो रहे थे, ऐसा उनके समर्थक मानते हैं। जो कुर्मी समाज, जो जदयू का जो मूल जनाधार है, वो मानता है कि ये 2 नेताओं के द्वारा निशांत कुमार हैंडल हो रहे हैं। तो इसी का तो ये दुष्परिणाम हुआ कि निशांत कुमार के प्रचार के बाद भी जो अति पिछड़ी जाति या कुर्मी जाति का वोट है, वो नहीं आ पाया। तो अब क्या डिजाइन हो, कैसे हो, क्योंकि वोट कहीं न कहीं नीतीश के नाम पे आएगा, कहीं न कहीं निशांत के नाम पे आएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पे आना होता या मोदी के नाम पे, बीजेपी के नाम पे आना होता, तो यहाँ तो आता। तो अब ये भी एक संकट है कि जदयू का आने वाला जो मॉडल है, वो कैसा हो। ये 2 चुनौतियों से बीजेपी इस वक्त घिरी है। और इन सब के बीच जैसा आपने कहा कि क्या नीतीश के चेहरे पे वोट आता है, तो अब बात आती है कि सम्राट के चेहरे पे वोट क्यों नहीं आ रही है। और प्रशांत किशोर सम्राट को लेकर इतना मुखर हैं, पूरे चुनाव मुखर रहे, अब तो सदन में भी आमना सामना होगा, आंखें टकराएंगी, नजरें चुराई जाएंगी, लेकिन सम्राट पे हमला करके प्रशांत वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी पे हमला करके प्रशांत किशोर 2 लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। एक कि पूरे बिहार में एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पैदा हो जाए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। उन पे अगर हमला होगा, उनकी कमियों को बताएंगे बीजेपी या जदयू के दूसरे नेताओं की अपेक्षा। अगर सम्राट चौधरी पे हमलावर होते हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी बनता है, जो आगामी चुनाव में फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो आई है या आने के बाद आज तक 2005 से 2025-26 तक, 2005 के पहले का जो बिहार था, जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी या जो जंगल राज था, उसी के नाम पे वोट बीजेपी को मिलते आया है। तो अब प्रशांत किशोर यही बताना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ भी कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ है, और इसका कारण यही है कि एक अपराधी स्वभाव वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री है, और ये बताकर कि वो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, जो बीजेपी का मेन नैरेटिव रहा। और उसी नैरेटिव से, जिस नैरेटिव से बीजेपी आई, अब उसी नैरेटिव पे आघात पहुंचा करके प्रशांत किशोर वोट अपनी तरफ लेना चाहते हैं। यही कारण है कि बिहार बीजेपी के सत्ता परिवर्तन का केंद्र अभी भी कानून व्यवस्था ही है, 5 में भी और अभी 26 में भी। देखिए, 2025 में भी लोगों के मन में जो मौजूदा सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, और वो कारण था कानून व्यवस्था। यहाँ पे 1 महीने में 33 हत्याएं हुई हैं इलेक्शन के कुछ ही महीने पहले, और सब के सब, उसमें से एक छोड़ के सब भूमि विवाद के कारण। तो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है, ये तो एक फैक्ट है। लेकिन कानून व्यवस्था के कारण जो जन आक्रोश पैदा हुआ है, वो वोट में तब्दील होकर के राजद को स्वीकार नहीं कर सकता है, इसीलिए नीतीश के पास है। यही तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर चाहते हैं कि वो बने। तो बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी अगर ये बताने में कायम है, सम्राट सरकार अगर ये अभी भी 2-3 साल का वक्त है, अगर वो बता पाए कि नहीं कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहेगी, तो शायद प्रशांत किशोर वो लक्ष्य हासिल न कर पाए जो वो चाहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि कानून व्यवस्था, प्रशांत किशोर इसी मुद्दे को जरिए अब बीजेपी पे आघात पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आगे किस तरीके से मुद्दों को प्रशांत भुनाएंगे और सम्राट चौधरी पे जिस तरीके से हमलावर है। अभी तो हमने एक छोटा सा ट्रेलर सिर्फ चुनाव में देखा है, पूरा सदन बाकी है, और अब तो मैदान में खुद प्रशांत किशोर एक विधायक के तौर पर रहेंगे। तो एक विधायक सामने, तारापुर से विधायक सम्राट चौधरी जो कि सीएम है, जब उनसे सामना करेंगे सदन में, तो मजा कुछ और आएगा। और साथ साथ कानून व्यवस्था, जिस बात को लेकर बीजेपी सत्ता में आई जेडीयू के साथ मिलके,
अब क्या वही एक बड़ा कारण होगा 29 और 30 में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एक-एक विषय पे रामबंधु वत्स ने पूरी डिटेल्स जानकारी दी और किस तरीके से बीजेपी जेडीयू के कार्यकर्ता ऑफ कैमरा जनसुराज के लिए कहीं न कहीं अपील कर रहे थे अनऑफिशियल तरीके से। ये एक बड़ा कहीं न कहीं डेंट पहुंचा है बीजेपी को और जनसुराज बड़े लीड से जीती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।